So, our first speaker will be Satguru Sri Madhav Priyadas Ji, founder of SGVP International School. Satguru Sri Madhav Priyadas Ji Swami is a blessed disciple of P.P. Sadguru Shastri Ji, Maharaj Sri Dharam Jivan Das Ji Swami, the founder of the ancient Gurukul system in the modern era, particularly in Gujarat. And Sadguru Shastri Sri Madhav Priyadas Ji Swami completed his higher studies of Vedantacharya at Sampur Anand Sanskrit University with extraordinary result of 6 gold medals and 6 silver medals. Swamiji has played a vital role in promoting Vedic culture and Vedic value-based education in India and abroad. He established the SGVP International School and Traditional Sanskrit Mahavidyalaya at Ahmedabad, and these are the first in India to receive an American accreditation as international schools and Sanskrit college respectively. So please let us welcome Satguru Sri Madhav Priyadas Ji. First of all, let us chant Om together 3 times with closed eyes with me, little bit loudly. My humble pranams to your presence, His Divine Holiness Guruji Maharshi Mahesh Yogi Ji Maharaj. My humble pranam to Swami Brahmananda Saraswati Ji Maharaj and Shankaracharya Ji Sri Vasudevanand Saraswati Ji Maharaj. My humble pranam to Raja Dhiraj, Raja Ramji, and all my distinguished guests on stage and in front of me. As Swami Paramatmanand said, Namaste. Now enjoy my Hindi. With translation is possible. मैं भारतवर्ष की महान वैदिक परंपरा को प्रणाम करता हूँ और जिन ब्राह्मणों ने अनेक समस्याओं के बीच वेदों का एज इट इज रक्षण किया, उनको हम उनके डेडिकेशन को
उनके सेक्रीफाइस को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये आनुपूर्वी वेद नहीं होते तो आज हमारे पास कोई वैदिक संस्थान नहीं होते। हम अपनी महान परंपरा को प्रणाम करते हैं। हमारे पूजनीय गोविंद गिरि जी महाराज कहते थे, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये देश प्रतिभाओं का देश है। ये देश आचार्यों और अवतारों का देश है। ये देश अनेक संतों, महापुरुषों और यदि मैं एक वाक्य में कहूँ तो मेरी उन माताओं का देश है जो भगवान को जन्म देती है और महापुरुषों को जन्म देती है। मैं इस मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। हिमालय से गंगा जी निकलते हैं, वैसे ही ज्ञान एवं योग की एक गंगा निकली, जिन्होंने पश्चिम की धरा को पावन किया और वही गंगा आज नई सुगंध के साथ हमारे बीच वापस आ रही है, तो हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। मेरे सामने जो सब कोई अमेरिका से आए हैं, कोई ब्राज़ील से होंगे, कोई हॉलैंड से होंगे, कई देश से आए हुए मेरे भाई बहन हैं, उनको मैं विदेशी नहीं कहूँगा। उनका शरीर शायद गौर वर्ण का होगा, लेकिन उनकी आत्मा प्योर भारतीय आत्मा है। हम भारतीयों का भारत में स्वागत करते हैं। मेरे इन मित्रों ने गुरुदेव के कृपा से जो संशोधन किया है, रिसर्च किया है वेदों पे, ये वेदों के मंत्र बोलते हैं ना तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेरी अंग्रेजी आपको अच्छी लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं। वेदों में इतना गहरा रिसर्च और 100 स्कॉलर्स, सैकड़ों स्कॉलर्स ने किया। इन सैकड़ों स्कॉलर्स के हृदय में वेदों की ज्योति प्रगटाने वाले मैं इस गुरुदेव को फिर से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया प्रकाश दिया है। आज साइंस एवं टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो रहा है, होगा। हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक साइंस है और क्या क्या नहीं है। लेकिन हमारी समस्या है वैसी ही है जो पहले थी। लगता है कि पूरे विश्व में आग लगी है, चारों ओर संघर्ष है, चारों ओर स्वार्थ की बोलबाला है। इसका मतलब यह है कि हमने जो विकास किया है वो विकास पैरालाइज्ड विकास है, पार्शियल विकास है, पूर्ण विकास नहीं है। पूर्ण विकास तो तभी होगा बाहर भी विकास हो और भीतर भी विकास हो,
तभी हम पूर्ण विकास मानेंगे, और ऐसा विकास सिर्फ वेदों से ही हो सकता है, सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं। क्षमा करना, मैं भी कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। यह हमारे ब्रह्मदेव जी महाराज और हमारे बड़े प्यारे मित्र राजा लुईस, दोनों के प्रेम से इस पवित्र संगम में हमें आने का हुआ। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं। एक बात सही है, विज्ञान से मुझे प्यार है। कोई भी रिसर्च होता है तो मुझे लगता है कि मेरे और परमात्मा के बीच, परमात्मा शब्द के साथ यदि आपको कोई एलर्जी है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के बीच जो एक फासला है, जो गैप है, हर रिसर्च उस गैप को पूर्ण करता है। इसलिए मुझे साइंस के प्रति आदर है। बात क्या है, वाटिकन में एथेंस की संस्कृति का एक म्यूजियम है। वहाँ बहुत बड़े फिलोसोफर्स उस चित्र में है। मैं नहीं भूलता हूँ तो प्रसिद्ध चित्रकार राफेल ने वो चित्र बनाया है। बहुत से फिलोसोफर्स है। प्लेटो है, वो सेंटर में है, वो ऊपर की ओर निर्देश करते हैं, और एरिस्टोटल है, वो नीचे की ओर निर्देश करते हैं। एक ऊपर की बात करता है, एक नीचे की बात करता है। हमारा वेद ऐसा है, सभी को साथ लेकर चलता है। ऊपर को नीचे लाना है और नीचे को ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से भरना है। ये हमारी वैदिक शिक्षा है। यह शिक्षा सिर्फ साइंस से हमें नहीं मिल सकती। हाँ, एक बात अवश्य है, साइंस के कुछ परिचय से वेदों का अर्थघटन करने में, कुछ मंत्रों का अर्थघटन करने में मुझे सरलता मिली है। जैसे ईशावास्यम का मंत्र है, अनेज देकम मनसो जवीयः। एक पदार्थ ऐसा है जो चलता नहीं है, स्थिर है, फिर भी मन से वेगवान है। ये कैसी बवाल है, इट्स मूविंग एंड इट्स नॉट मूविंग। और वेद ऐसे विरोधाभास की बात करता है। लेकिन हम जब क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में जाते हैं, वहाँ सारी मर्यादाएं टूट जाती है। 100 प्रोबेबिलिटीज आर देयर इन क्वांटम फिजिक्स। फिर क्षमा करना, जो सुना है वैज्ञानिकों से वही कहता हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। हम साधारण लोग कहते हैं कार भागी जा रही है, साइंटिस्ट कहते हैं पार्टिकल्स आर मूविंग, क्वांटम फिजिक्स वाले कहते हैं सब पार्टिकल्स आर मूविंग। तब तक तो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि यह कार 60 किलोमीटर स्पीड पे जा रही है। साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे कि पार्टिकल 60 किलोमीटर की स्पीड से भागे जा रहे हैं। और क्वांटम फिजिक्स वाले भी यही कहेंगे कि 60 किलोमीटर स्पीड से जाते हैं। साथ ही साथ वे कहेंगे नहीं, 40 किलोमीटर की स्पीड भी है, 20 किलोमीटर की स्पीड भी है, और स्पीड नहीं भी है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म जगत की ओर गति करते हैं, तब स्थल, समय और संख्या के नियम बदल जाते हैं।
जो नियम सामान्य साइंस को लागू पड़ते हैं, जो नियम सामान्य विश्व को लागू पड़ता है, वो क्वांटम में नहीं होता। हमारा वेद तो क्वांटम से भी आगे जाता है। लाइट स्पीड हमारी मर्यादा है। न्यूटन के चरण जहां रुके थे, वहीं से आइंस्टाइन ने यात्रा शुरू की थी। और आइंस्टाइन और नियो साइंटिस्ट लाइट स्पीड और क्वांटम्स में जहां रुके हैं, वहां से यदि आगे यात्रा करना है तो हमें वैदिक नॉलेज का सहारा लेना ही होगा, अन्यथा नहीं यात्रा कर पाएंगे। एक गैलेक्सी को ही पार करना है, इट टेक्स 1,00,000 लाइट ईयर्स। वी हैव नो टाइम, वी हैव नो सच लाइफ स्पान। तो ये जर्नी कैसे होगी? ऋषि बताते हैं क्वांटम से भी, लाइट से भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मन है। मनसो जवीयः, मन से भी पावरफुल हमारी कॉस्मिक कॉन्शियस है। वैदिक साइंस को हम 3 विभागों में बांट सकते। मेरा वो है, आप इसमें 3 का 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि एक भौतिक विज्ञान है, एक मानस विज्ञान है और एक अध्यात्म विज्ञान है। इससे आगे की यदि हम बात कहते हैं तो 5 प्रकार में हम बांट सकते हैं। शरीर विज्ञान कहे या भौतिक विज्ञान कहे, प्राण विज्ञान कहे, मानस विज्ञान कहे, विज्ञान का विज्ञान कहे, बुद्धि विज्ञान कहे, और आनंदमय विज्ञान की बात करें, जिसकी चर्चा उपनिषदों में तैत्तरीय कारण्यक में पंचकोशों के माध्यम से की गई है। उपनिषद में कहा गया है, एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रामति, एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामति, एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। हमें 5 उड़ानें भरनी है यदि हमारा ओरिजिन कहाँ है यह जानना है। ये हमारे हृदय में यह जिज्ञासा है। और विश्व की सारी समस्याओं, उनका यदि हम समाधान चाहते हैं, यदि चाहते हैं, और हमारे दिल में जो जिज्ञासा है उनका समाधान चाहते हैं, तो हमें 5 उड़ानें भरनी होगी। शरीर से उड़ान भर करके प्राण में जाना है। तैत्तरीय उपनिषद में पक्षी का रूपक दिया है, बहुत सुंदर पक्षी उड़ान भरता है। प्राण से मन, मन से विज्ञान। हमारे यहाँ बहुत से वेदांती जी बैठे हैं, हमारे परमात्मानंद जी है, हमारे निर्मलानंद जी है, शंकराचार्य जी महाराज स्वयं है, मैं तो एक छोटा सा साधु हूँ। विज्ञानमय शब्द पर बहुत वेदांतिक चर्चा चलती है। विज्ञान को बुद्धि भी कहते हैं, विज्ञान को आत्मा भी कहते हैं, जो भी कह लीजिए। शास्त्रार्थ से मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन ये 5 विज्ञान जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 उड़ानें यदि हम भरेंगे तभी हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। और ये उड़ानें बाहर तो नहीं होगी। हमारे राजाधिराज बहुत सुंदर बातें कह रहे थे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की। यात्रा हमें भीतर करनी है। ये 5 स्वयं विज्ञान है, वो भीतर है। और यदि हम कैसे भी आनंदमय कोश का संपर्क स्थापित कर देते हैं
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः। यदि हम सारे इन आवरणों को यदि हम पार कर लेते हैं तो ऐसे साम्राज्य में पहुंच जाते हैं जहां न कोई दुख है, न कोई मान अपमान की भावना है, न राग है, न द्वेष है, न तिरस्कार है और न अहम है। उस आनंद से ही विश्व पैदा हुआ है। आनंदाध्येव इमानि खलु भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम अभिप्रयन्ति संविशन्ति। ये पूरा विश्व आनंद से पैदा हुआ है। तकलीफ ये है हम उस आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। वो यदि करना है तो हमें गहन या भावातीत ध्यान करना होगा, तभी हम अपनी गहराई को स्पर्श कर पाएंगे। कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम अपना संपर्क स्थापित कर पाएंगे। उसके बाद एक नूतन विश्व होगा जिसको हम राम राज्य कहेंगे। राजाधिराज से तो मैं विनती के साथ कहूँगा कि हम ये पूरी दुनिया में कब रामराज आएगा मुझे मालूम नहीं। हम आशा रखते हैं, प्रयास भी करते रहेंगे। मुझे तो एक रोग लागू पड़ा है, स्वाइन फ्लू की तरह रोग लागू पड़ा है ब्रह्मदेव जी, कि रामराज मेरे भीतर आए, रामराज यहां आए। जिस चार्ट को हम देख रहे थे ये रामराज यहां आए, ये रोग लागू पड़ा है। आप तो सब निरामय रहे यही प्रार्थना करता हूं। यदि रोग चाहिए ही तो स्वाइन फ्लू तो बड़ा चेपी रोग होता है, और मैं चाहूंगा कि जो रोग मुझे लागू पड़ा है राम राज्य का भीतर लाने का, आपको वही रोग लागू पड़े, ऐसी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। वैदिक विज्ञान की गहराई अद्भुत है। पंचकोश स्वयं पंच विज्ञान है, इसके बारे में बहुत कुछ हम संशोधन कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि भारत की हर संस्कृत पाठशालाएं, हमारे गोविंद गिरी जी महाराज कितना कार्य करते हैं महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठानम के माध्यम से। भारत में वेदों की कमी नहीं है। आज भी इस क्रिटिकल समय में भी यहाँ वेद पाठी है, घन पाठी है, जटा पाठी है, और उनका जबरदस्त प्रभाव रहता है। महर्षि जी ने नाद ब्रह्म के माध्यम से कितना कितना गहरा कार्य किया है। पूरा विश्व नाद ब्रह्म के साथ जोड़ दिया है। पूरा ऋग्वेद और पूरी सृष्टि उसका कितना समन्वय किया है। नाद भी एक स्वयं विज्ञान है। वेद के मंत्रों के अर्थ यदि आप नहीं समझते हैं, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, मुझे विश्वास है कि आपके भीतर राम राज्य का प्रागट्य अवश्य होगा। वेद के मंत्रों का ये प्रभाव है। तो यहां वेदों का गान तो होता है, लेकिन आज की भाषा की बहुत आवश्यकता है, रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। एक छोटी सी बात करके मैं कंक्लूड करूंगा। मैं वाराणसी में पढ़ता था, मधु विद्या की बात आई। उपासना की दृष्टि तो सही है कि मधु विद्या एक उपासना की, वो सूर्य में मधु है, मरुत में मधु है, इंद्र में, कई जगह पे मधु है। मधु विद्या का फल है तेजोमय अमृतमय पुरुषो भवति। अमर भी होता है और तेजस्वी भी होता है। अश्विनी कुमारों ने यह विद्या दध्यंग अथर्वा से प्राप्त की। बहुत सारी लंबी कथा है, उसमें मुझे नहीं जाना है। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी किया गया, दध्यंग अथर्वा के सर को काट दिया गया, अश्व के सिर को जोड़ दिया गया। अश्व के मुख से उन्होंने मधु विद्या अश्विनी कुमारों को दी, फिर से वो मस्तक काट दिया,
फिर से पुराना मस्तक जोड़ दिया। मैं हरदम पंडितों से पूछते रहे। मुझे एक आनंद की बात और की थी। हमारे वासुदेवानंद जी महाराज बैठे हैं ना, हमारे दोनों के विद्या गुरु ब्रह्मदेव जी एक है। जो इनको वेदांत पढ़ाते थे वही मुझे, लेकिन वे तो शंकराचार्य जी हो गए और मैं तो अभी ऐसा ही साधु रहा। तो मैं पंडितों से पूछता रहता था ये मधु विद्या क्या है, ये समझाइए। आज तक इस जिज्ञासा का समाधान नहीं मिला है। हमें चाहिए कि हमारे आयुर्वेद विभाग में मधु विद्या का संशोधन हो, जिससे हमें हमारे ये जेनेटिक सेल्स है लंबे अरसे तक ये वृद्ध न हो ये सेल्स, और हम तेजस्विता के साथ पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम प्रब्रुवाम शरद शतम से 100 साल तक हम तेजस्विता के साथ जीवन को पूर्ण कर सके, ऐसे रिसर्च के केंद्र भारतवर्ष में होने चाहिए। और यदि हम ये कर सकते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही नया अध्याय होगा। ये मेरे प्यारे मित्र विदेशों से आकर के भारत का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को, उनकी भावना को, उनके संशोधन को वंदन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, धन्यवाद।